बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देखते हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने शुरू किया था ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में डिस्कस करना और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करना। जो पिछले दो लेक्चर हैं उनके अंदर ऑब्जेक्ट मॉडल और इसकी बात जो है ना वो की है। आज इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं लेक्चर नंबर 13 से कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन जो है ये क्या होता है। जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की हमें ना ज़रूरत क्यों पड़ती है। बहुत सारी बातें तो मैंने लास्ट लेक्चर के एंड के ऊपर मोटिवेशन के तौर पे जो है ना वो आपको बता दी थी कि शुरू में जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं थी तो उस वक्त प्रोग्रामिंग का फील्ड हुआ करता था। प्रोग्रामिंग का फील्ड यही कहता था कि जी आप जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स लें और प्रोग्राम को जो है ना वो लिख दें, यानी कोड लिख दें। लेकिन बाद में फिर इस चीज़ को रियलाइज़ किया गया कि प्रोग्रामिंग का रियल लाइफ प्लेयर्स के साथ या प्रोसेसेस के साथ जो है वो ताल्लुक़ कोई नहीं। ठीक, हम किसी भी सॉफ्टवेयर को रियल लाइफ के एतबार से नहीं बनाते, तो उससे बड़ी बड़ी बग्स आती हैं और दो दो चार चार महीने लगे रहने के बाद पता चलता है कि ये प्रोग्राम जो है ये तो बन ही नहीं सकता, या इसके अंदर कोई ऐसी इफ इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जिनको इनफिजिबल है इम्प्लीमेंट करना ना। ये बात है 1960s की। तो उस वक्त फिर जो है एक मूवमेंट चली और कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक टर्म जो है ना वो कॉइन किया कि जी हम सॉफ्टवेयर को पहले इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के तहत डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, और जो कि ऑन पेपर एक किस्म का डिज़ाइन होगा, यानी कोडिंग लिखने से पहले ही हम उसकी रिक्वायरमेंट्स उसका डिज़ाइन पूरा फाइनल कर लेंगे। उस डिज़ाइन के जिस तरह मैकेनिकल वाले कार बनाने से पहले कार को डिज़ाइन कर लेते हैं और प्रूव कर लेते हैं कि वाकई ये कार हमारी बिल्कुल ओके होगी। सिविल इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो अपने बिल्डिंग को नक्शे के ज़रिए पहले मुकम्मल तौर पे तैयार कर लेते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद उसका काम शुरू होता है। ठीक है, इस अप्रोच को, तो ये असल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन ये है, अप्लाइंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स ऑन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। जब आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हुए, डेवलप करते हुए इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो उस वक्त हम इसे कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हमने शुरू कर लिया, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है पहला फेज़ जो हमने मुकम्मल कर लिया। अब हम चल रहे हैं डिज़ाइन के अंदर। अब डिज़ाइन के अंदर भी फिर आगे आ जाएं तो हमारे पास डिज़ाइनिंग जब शुरू में हुई तो वो दो तरह की थी। एक थी हमारे पास फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन था और एक था हमारे पास अब जो चल रहा है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। ये क्या है? ये बेसिकली आप कह लें कि डिफरेंट व्यू से जो है ना वो सॉफ्टवेयर को देखना और डिज़ाइन करना है। पहले सॉफ्टवेयर को हम देखते थे कि जब हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते थे तो हम बात करते थे कि जी फंक्शंस इसके जो है ना वो क्या हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर कौन-कौन से फंक्शंस होंगे और उन फंक्शंस के लिए कौन-कौन सा डाटा हमें चाहिए होगा। यानी जो फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी इसमें डाटा को डिकम्पोज़ किया जाता था फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो जितनी भी सॉफ्टवेयर बनता था उसकी डिकम्पोजिशन होती थी, वो सारी फंक्शंस के हिसाब से होती थी। उसको किसी और एंगल से नहीं देखा जाता था। ये वो डायग्राम है जो हमने पहले भी देखी थी कि ये देखें, हम फंक्शंस प्लान करते थे और फंक्शंस के हिसाब से हमें जो डाटा चाहिए होता था हम उस डाटा को एक्सेस करते थे और यूज़ करते थे। ये थी फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन फिर हमने क्या किया कि यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन आया जिसके अंदर व्यू पॉइंट डिफरेंट हो गया और बात हुई ऑब्जेक्ट्स की, बात हुई रियल लाइफ प्लेयर्स एंड प्रोसेसेस की कि हम सॉफ्टवेयर को ऐसे परसीव करेंगे, डिज़ाइन करेंगे कि हम जब बात करेंगे जी कि हमने एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है या हमने एक जो है वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स कौन-कौन से हैं
और उन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को ही हम डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। मसलन उसमें बुक है, उसके अंदर स्टूडेंट है, उसके अंदर इशू का रजिस्टर है, उसके अंदर इशू करने का प्रोसेस है। तो जो कुछ एक रियल लाइफ में होता है उसको मॉडल करना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग। यानी हम पहले ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करेंगे, एंटिटीज़ को फाइंड करेंगे, और एंटिटीज़ और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पिछले लेक्चर में भी बताई मैंने कि काबिल शनाख्त जो कंपोनेंट हैं उसके, उनकी अगर हम जो है ना वो बात करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमें क्यों चाहिए था? क्योंकि ये रियल लाइफ मॉडल है। कंसिडर्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसीजर, ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि जी इनपुट को हमने आउटपुट में बदल देना है। ठीक है, और इसके अंदर आप देखें इंफॉर्मेशन प्रोसेस के दरमियान रिलेशनशिप कोई नहीं होता। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड देयर सराउंडिंग रिलेशन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोसेसेस वाज हिडन इन द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। हमने सॉफ्टवेयर कंपोनेंट और उसके इर्द गिर्द जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके जो उसको चला रहे होते हैं या जो एक्चुअली लाइफ में मौजूद होते हैं, उनको हमने कंसिडर करना शुरू किया और उसके हिसाब से हमने इसे बनाना शुरू किया। तो इसे हम कहते हैं जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो गैप था डिज़ाइनिंग के अंदर फंक्शंस के एतबार से और डाटा के एतबार से उसको फिल किया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी helps in software modeling of real life objects in direct and explicit fashion। इसमें हम अब बात करेंगे जी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स की, और उसके ऊपर हम बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। रियल लाइफ मॉडलिंग जो है वो इसके अंदर की जाती है। सबसे पहला बेनिफिट जो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन का मिलता है वो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जितना मर्जी बड़ा सिस्टम होता है, जब आप उसमें से ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करते हैं, इसमें फ़लाँ 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 ऑब्जेक्ट हैं, और उसके बाद आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट्स की तरफ। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम रूल लगाते हैं एब्स्ट्रैक्शन का, इनकैप्सुलेशन का। ठीक है, और वहाँ से हमें ऑब्जेक्ट की करैक्टरिस्टिक्स मिल जाती हैं, डिटेल्स मिल जाती हैं, और हमें उनके बिहेवियर्स जिनको आप प्रॉपर्टीज़ या मेथड कहते हैं वो मिल जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ये ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, उनको हम फाइंड करने की कोशिश करनी शुरू कर देते हैं। जब रिलेशनशिप मिल जाते हैं तो आपका सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है। कैसे तैयार हो जाता है? लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया भी था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कि हम सबसे पहले क्लासेस और एंटिटीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारे पास क्लासेस क्या हैं। उसके लिए डिफरेंट मॉडलिंग, चूँकि ये डिज़ाइनिंग की बात हो रही है, मॉडलिंग की बात हो रही है, तो डिज़ाइनिंग और मॉडलिंग के अंदर ज़ाहिर है हम चीज़ों को कोड नहीं करेंगे बल्कि चीज़ों को डायग्राम्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे। और उन्हें ये देखें जी, जैसे ये पूरी डेटाबेस की सबसे पहली डायग्राम है जिसे हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। ये एक जो इंटरेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की कि जी ये ऑब्जेक्ट, ये चार ऑब्जेक्ट आपस में किस तरह इंटरेक्ट करेंगे, ये उसकी उसकी डायग्राम है। इसे सीक्वेंस डायग्राम कहा जाता है। और सबसे पहला मॉडल जो हम डिज़ाइन करते हैं वो ये वाला मॉडल होता है जिसे हम क्लास डायग्राम कहते हैं। ये वाला मॉडल हम सबसे पहले बनाते हैं हमारे सिस्टम में। अब अगर आप गौर से देखें तो एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने क्लासेस के ज़रिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। यूज़र ज़रूर होगा उसके अंदर, वो परचेज भी करेगा, सेल्स की डिटेल्स भी उसके अंदर मौजूद होंगी। उसके बाद क्लॉथ्स, जो वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको ये एडमन या ये सिस्टम जो है वो डील करता है। हर जो आपने ऑब्जेक्ट देखा है उसके लिए आप एक क्लास डिफाइन करेंगे। ये हमने क्लास डिफाइन की हुई है। ये पूरे एक सेल्स एंड परचेज सिस्टम की, यानी क्लॉथ मार्केट के लिए, क्लॉथ की दुकान के लिए ये एक पूरी डायग्राम है। इसके अंदर वो सारे बिहेवियर भी हमने लिस्ट कर दिए, वो प्रॉपर्टीज़ हमने लिस्ट कर दी। इस तरह करके
हम सिस्टम को कैप्चर करेंगे और डिज़ाइन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखें जी, फ़ायदा हमें क्या मिला? ये अगर आपको के सामने ये डायग्राम हो ना, तो आपको सबसे ये यानी ये सबसे पहली डायग्राम है जो हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के अंदर। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसमें एंटिटीज़, यानी कौन-कौन से ऑब्जेक्ट हैं, और फिर उन ऑब्जेक्ट्स को हम आगे एब्स्ट्रैक्शन, रूल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन लगाते हैं, जिसके अंदर हमने कल भी पढ़ा था कि हम उसकी रेलेवेंट डिटेल्स को जो है वो कैप्चर करेंगे और इर्रेलेवेंट को छोड़ देंगे। ठीक है? तो अब आप देखें, क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी और ह्यूमन रिकॉग्निशन के हिसाब से रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड फॉर लो इंटरडिपेंडेंस, चूंकि इसमें जनरलाइजेशन कि स्पेशलाइजेशन और इनहेरिटेंस के 3 स्ट्रॉन्ग रूल्स मौजूद हैं। इनहेरिटेंस से क्या मुराद है? अगर आपने एक क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिए और दूसरी क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट उसी से रिलेटेड है, उससे ही मिलते जुलते हैं, तो आप उसको उसमें से इनहेरिट कर लोगे और पहले वाली खूबियां आपकी उसमें पहले से आ जाएंगी और जो एक्स्ट्रा हैं वो आप उसके अंदर डिफाइन कर लोगे। इसके अंदर एफर्ट जो है वो हमारी रिड्यूस्ड हो जाती है, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं उनके अंदर लो कपलिंग होती है, हाई कोहेजन होती है, और जैसे ही लो कपलिंग हाई कोहेजन होगी तो आपके सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाएगी और उसकी मेंटेनेंस जो है वो आसान हो जाएगी। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के कुछ हमारे पास रीजंस हैं। ये डायग्राम हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी। तो कहाँ से शुरू होता है आपका डिज़ाइन? ये शुरू होता है द ऑब्जेक्ट एंड द क्लास। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ना एक छोटी सी है कि ऑब्जेक्ट में और क्लास में क्या फ़र्क है। ऑब्जेक्ट असल में वर्किंग आप कह लें एंटिटीज़ हैं, और क्लासेस जो हैं ये उनकी ओवरऑल क्लासिफिकेशन है। जैसे हम जब कोड लिखते हैं तो कोड के अंदर हम लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिसाल के तौर पे, ये देखिए ये कोड है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट और उसके बाद st1। अब ये मैंने st1 के नाम का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जिसकी टाइप जो है वो स्टूडेंट है। ठीक है? तो ये जो स्टूडेंट है ये क्लास है और st1 जो है वो ऑब्जेक्ट है। बस इतनी लाइन लिखने के बाद क्लास का किरदार ख़त्म। अब आगे जो कुछ चलना है वो st1 ने ही आगे सारे प्रोग्राम में यूज़ होना है। हम st1 के ज़रिए ये ऑब्जेक्ट जो है इसको वो सारे डाटा मेंबर मिल गए जो स्टूडेंट के, जैसे ये डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये वाली डायग्राम है। ठीक है? अब इस डायग्राम की जब हम कोडिंग करेंगे ना, तो हम परचेजेज इन तमाम क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यानी हम फर्ज करें परचेजेज है, तो हम जिस तरह डेटाबेस के वेरिएबल, डाटा टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसी तरह हम ये परचेजेज सम परचेज ये अब हमारे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये परचेज आईडी है, क्लॉथ आईडी है, और इसी तरह क्वांटिटी है और डेट एंड टाइम है, और इसके जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास ये वाले हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे ही आप किसी, तो क्लास बेसिकली क्या है? क्लास आप देख लें यहाँ पे, यानी यहाँ से हमें क्लास की अगर हम देखें तो क्लास जो है ना वो एक टेम्पलेट के तौर पे यूज़ हो रही है कि जिसके अंदर हमने चीज़ों को सारी डिफाइन कर दिया। अब जब हमें उस तरह का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, हम उस क्लास की से ऑब्जेक्ट जनरेट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम आगे इस्तेमाल करते चले जाएंगे। इसीलिए हम क्लास के लिए लफ्ज़ ना अक्सर किताबों में टेम्पलेट लिखा होता है। ऑब्जेक्ट की ही बात, एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द टेंजिबल एंटिटी दैट एग्जिबिट सम वेल डिफाइंड बिहेवियर। टेंजिबल से मुराद यहाँ पर फिजिकल है। तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये बेसिकली फिजिकल होता है। मसलन वहीकल जो है ना, वहीकल एक गाड़ी है। ठीक है? तो गाड़ी का लफ्ज़ क्या है? जैसे ही गाड़ी का लफ्ज़ आता है ना, तो आपके जहन में ये आ जाता है कम से कम उसके 4 पहिए होंगे, उसका कोई इंजन होगा, उसके अंदर कोई सीटिंग कैपेसिटी होगी, उसका कुछ स्टीयरिंग होगा, उसके अंदर कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा जिसके तहत वो चलेगी। आती है ना ये बात जहन में? लेकिन उसका एक्चुअल इंस्टेंस क्या है गाड़ी का? गाड़ी का एक्चुअल इंस्टेंस है कार, मोटरसाइकिल,
बस ये क्या है, ये उसके एक्चुअल टेंजिबल इंस्टेंस हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल इतना स्लाइड सा डिफरेंस है बिटवीन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल यूनिट एंटिटी, या तो रियल भी हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है, लेकिन उसका रोल वेल डिफाइंड होता है किसी भी प्रॉब्लम के अंदर। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं कि जो फिजिकल नहीं होते, मसलन मैंने बताया था कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो ऑब्जेक्ट हमारे पास एडमिशन का है, ठीक है। देखते हैं कि जिस एग्जांपल को हम देख रहे हैं इसके अंदर तो एडमन क्लॉथ्स, ये देखें जी, अब सेल्स डिटेल की हमने ना एक बनाया हुआ है, ये सेल्स डिटेल जो है। अब देखें हर, ये सेल्स डिटेल बेसिकली क्या है, ये वो बिल है जो आप हर ट्रांजैक्शन के होने पे लिखते हैं। जैसे ही आप कोई चीज बेचते हैं ना, तो आप एक रसीद काटते हैं, उसकी काटते हैं या नहीं काटते। अब उस रसीद के अंदर हमने लिखा होता है कि मैंने फलां प्रोडक्ट फलां दिन फलां बंदे से खरीदी है और उसके इतने पैसे हैं, या फलां प्रोडक्ट फलां तारीख को मैंने इस बंदे को बेची है और उसकी टोटल अमाउंट जो है ना वो इतनी है, ठीक है ना। अब ये चीजें जो हैं, ये जो मैंने 4-5 डाटा मेंबर्स बोले हैं, ये यूजर्स के नहीं हैं, ये परचेजेस के नहीं हैं, ये क्लॉथ्स के नहीं हैं, ये एडमन के नहीं हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक ट्रांजैक्शन के हैं, ये एक सेल्स के हैं, ये एक परचेज के हैं। समझ आ रही है ना बात। तो ये प्रोसेस है, बेसिकली क्या है, सेल्स होना ये एक प्रोसेस है, परचेज करना ये भी एक प्रोसेस है, एडमिशन करना ये भी एक प्रोसेस है, सबमिशन करना अपने फॉर्म। तो ये इस तरह के इनटेंजिबल भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए लफ्ज लिखा हुआ है कि ये रियल भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी 3 खूबियां होती हैं जी। एक ऑब्जेक्ट की स्टेट्स होते हैं, उसके बाद उसका बिहेवियर होता है और उसके बाद उसकी आइडेंटिटी होती है। अगर आप इस क्लास डायग्राम को देखें तो इसमें तीनों चीज़ें मौजूद हैं। यूज़र जो है ये आइडेंटिटी है उसकी, ठीक है जी। उसके बाद ये परचेजेस जो है ये उसकी आइडेंटिटी है क्लास की। ये उसके जो हैं वो स्टेट्स हैं, परचेज आईडी, क्लॉथ आईडी, क्वांटिटी, और ये सारे के सारे जो हैं ये उसके बिहेवियर्स हैं जो जो ये ऑब्जेक्ट करेगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जैसे ही हम परचेजेस का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हम उसका कोई ना कोई नाम रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया। अगर आप स्टूडेंट क्लास का जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे आप उस क्लास को यूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। अब जब ऑब्जेक्ट बना दिया तो ये ऑब्जेक्ट उसकी आइडेंटिटी है, और उसे ये वाले जो हैं ये मिल गए बतौर डाटा मेंबर्स या स्टेट्स, और जो नीचे हैं ये उसके बिहेवियर डिफाइन हो गए, जो बिहेवियर और डाटा मेंबर्स उसकी क्लास के अंदर आपने बनाए हुए हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इनकम्पासेस, इसको स्टेट को हम प्रॉपर्टीज का लफ्ज भी यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हर प्रॉपर्टीज की कोई ना कोई वैल्यू होती है। हर प्रॉपर्टी इज एन इनहेरेंट एंड डिस्टिंक्टिव, यानी ये क्लास से इनहेरिट की हुई एक करेक्टरिस्टिक है जो उसे मिलती है। प्रॉपर्टीज आर यूजुअली स्टैटिक, आमतौर पर जो वैल्यूज होती हैं वो हम इसे असाइन कर देते हैं। ऑल प्रॉपर्टीज हैव सम वैल्यू, कुछ ना कुछ किसी ना किसी की वैल्यू होती है, और हम एक ऑब्जेक्ट की जो करंट स्टेट होती है वो रिप्रेजेंट होती है उसकी वैल्यूज की मदद से, उसकी वैल्यूज की मदद से वो होती है। बिहेवियर क्या है, हाउ ऑब्जेक्ट्स एक्ट्स एंड रिएक्ट्स इन टर्म्स ऑफ स्टेट चेंजेस एंड मैसेज पासिंग। जब एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्टेट चेंज होती है तो उस वक्त उसके बिहेवियर्स क्या हैं। अब आप ना इन स्टेट्स और बिहेवियर्स को प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में ये समझें, जैसे ये मैंने दिखाया हुआ है कि ये डाटा मेंबर्स जो हैं ये स्टेट्स हैं, और ये जो फंक्शंस हमने मेंबर फंक्शंस हमने डिक्लेयर किए हैं ये उसके बिहेवियर्स हैं। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम स्टेट्स एंड बिहेवियर्स कहते हैं इनको। जब हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और अपनी किसी भी कंपाइलर को खोल के
हम यहाँ पर कोड करना शुरू कर देते हैं। ये देखें अब मैं कोड लिख रहा हूँ इसका जी, क्लॉथ क्लास का, CLOTH क्लॉथ्स। तो ये डायग्राम मुझे ये बताती है कि इसके अंदर जो है वो इसके जो स्टेट्स हैं वो हैं ये इसकी स्टेट्स हैं। तो मैं इन स्टेट्स को प्राइवेट डाटा मेंबर्स के तौर पे मैं डिफाइन करना शुरू कर दूंगा, इंट, और उसके बाद क्लॉथ आईडी मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्लॉथ नेम है तो मैंने इसको स्ट्रिंग के नाम से डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो कर रहा हूँ ना मैं, ये इम्प्लीमेंटेशन है। जब आप कोड लिखते हैं उस वक्त आप इम्प्लीमेंटेशन फेज में चले जाते हैं सॉफ्टवेयर के। तो ये जो स्टेट्स थी वो इस वक्त इस क्लास की क्या बन गई हैं, डाटा मेंबर्स बन गए, ठीक है। और इसी तरह फिर आप आगे जब सारे डाटा मेंबर डिफाइन कर लोगे तो फिर आप पब्लिक रखोगे तमाम फंक्शंस को। तो फिर आप यहाँ पे फंक्शन लिखने शुरू करोगे गेट आईडी या सेट आईडी के नाम से, और गेट आईडी के नाम से जैसे गेट आईडी होगा तो मैं इसको लिखूंगा एंड इंट क्लोथ आईडी है, और इस तरह ये मैं इसको डिफाइन करूंगा जी, ठीक है। तो ये आपके जो स्टेट्स एंड बिहेवियर्स हैं ये फिर आपके डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन बन जाते हैं जब हम एक क्लास को कोड करते हैं या उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अच्छा जी, तो मेथड्स भी इनको कहते हैं जी, मेंबर फंक्शंस भी कहते हैं, फंक्शंस भी कहते हैं, बिहेवियर्स भी कहते हैं। The behavior of an object is completely defined by its action है। मैसेज क्या होता है जी, मैसेज इज सम एक्शन दैट वन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स अपॉन द अदर इन ऑर्डर टू इलिसिट रिएक्शन। जब आपका फंक्शन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जाता है और वहाँ से किसी उसके फंक्शन को या मेंबर फंक्शन को कॉल करता है तो इसे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की ज़ुबान में इंटरेक्शन कहते हैं और मैसेज कहते हैं। इसको जाहिर करने के लिए फिर हम कैसे मॉडल करते हैं, ये मैं अभी आपको दिखा के गया था कि इसकी मॉडलिंग होती है हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम के ज़रिए, जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाई। ये देखिए कि एडमन का ऑब्जेक्ट जो है ये एंटर सेल्स डिटेल करेगा विद द हेल्प ऑफ GUI इंटरफेस। ये ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए फिर यहाँ से ये क्लॉथ मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके ऐड सेल की कमांड लगाए, ऐड सेल के फंक्शन को कॉल करेगा। उसके बाद ये डेटाबेस में इंसर्ट करने के फंक्शन को कॉल करके तो DB के ऑब्जेक्ट के अंदर जाके अब ये जो एरोज होते हैं इस डायग्राम को हम पढ़ेंगे। इस ये जो है ये सीक्वेंस डायग्राम है। सीक्वेंस डायग्राम में ये रेक्टेंगल्स जो हैं ये ऑब्जेक्ट्स को जाहिर करती हैं और ये मैसेज पासिंग है। ये जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं ये सारे मैसेज हैं जो फंक्शंस की सूरत में मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास इन्हीं टर्म्स के अंदर हमने बात करनी है जी। अब ये क्लासिफिकेशन आ गया जी कि हम क्लासेस को कैसे डिफाइन करते हैं। ये रियल वर्ल्ड में हमारे पास जैसे एक हॉर्स की है, मैंने व्हीकल की मिसाल दी थी। इसके ऊपर 3 किस्म की अप्रोचेस लग सकती हैं। अगर हम इसके ऊपर डाटा ड्रिवन अप्रोच लगाएंगे तो हम देखेंगे इसकी हेड, इसका टेल, इसकी बॉडी, इसकी लेग। जब हम इसके ऊपर बिहेवियर ड्रिवन लगाएंगे तो हम देखेंगे कि ये कौन कौन से फंक्शन जो है ना वो जो है वो प्ले करता है। तो हम देखते हैं इट कैन रन, इट कैन वॉक, इट कैन ईट। तो ये इसके बिहेवियर्स हैं जो कि बाद में जब हम मॉडलिंग करेंगे तो उस वक्त मेंबर फंक्शन बन जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन के अंदर क्या है कि ये क्या क्या हम इससे काम ले सकते हैं, कैरी थिंग्स है कि तो हमारे पास एक ही एंटिटी है, लेकिन जब हम अप्रोच बदलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की चीज़ आती है। यही वो बेसिकली आइडिया है कि और यही एब्स्ट्रैक्शन है कि हम जिस तरह चाहें किसी चीज़ को उस तरह से हमें वो चीज़ जो है ना वो नज़र आती है और हम उसको उस हिसाब से जो है ना वो हैंडल करते हैं जी। तो अब मैंने कहा था कि सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन यानी क्लासेस और ऑब्जेक्ट को हैंडल करते हैं, उसके बाद हम उनके रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं, ठीक है जी। ये आपने क्लासेस को आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्लासेस को डिपिक्ट करने का, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जिस मॉडल को हम इस्तेमाल करते हैं उसे ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट मॉडल।
ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली क्या है, ये क्लास डायग्राम है जो मैंने आपको दिखाई है। ये क्लास डायग्राम को ही ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। दिस इज योर ऑब्जेक्ट मॉडल। आपने जो एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं ये उसका ऑब्जेक्ट मॉडल है जो उसकी क्लास डायग्राम है। ठीक है जी। तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन भी यूज़ होती है, इनकैप्सुलेशन भी यूज़ होती है, और इसी तरह हायरार्की और इनहेरिटेंस भी हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। लकीली असल में ये जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, अगर हम देखें तो इसके अंदर इनहेरिटेंस की कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है। हम इनहेरिटेंस के बारे में जानते हैं, प्रोग्रामिंग में आप में पढ़ के आए हैं। जब आप एक क्लास को दूसरी क्लासेस से ड्राइव्ड करते हैं तो इस रूल को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है। तो इसमें चूंकि इस वक्त मौजूद नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन जाहिर है मौजूद है कि हम यूज़र के बारे में तो बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन हमने सिर्फ उसकी आईडी, पासवर्ड और ईमेल को ही हमने यहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि यही तीन चीज़ें इस सिस्टम के अंदर चाहिए। वरना तो एक यूज़र जो है, क्योंकि एक पर्सन को ज़ाहिर करता है तो उसका CNIC नंबर भी होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी होती है, वो चीज़ें हम यहाँ पर कैप्चर नहीं करेंगे, ओनली रेलेवेंट डिटेल्स को हम देखेंगे। इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन देखें, जब मैंने इसको डिफाइन किया तो मैंने इनकैप्सुलेट कर दिया, मैंने तमाम डाटा मेंबर्स को प्राइवेट रखा और तमाम जो इसके बिहेवियर्स हैं उनको पब्लिक कर देना है। ये जो तरीका कार होता है कि तमाम, अब ये जो प्राइवेट रखे हैं इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट भी क्लॉथ की क्लास से बनाया जाएगा उस ऑब्जेक्ट को के ज़रिए आप इन डाटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये कैप्ट इन प्राइवेट हैं। इनको इनकैप्सुलेट करके जो है वो ऑब्जेक्ट में डाला गया है। ठीक है। मेथड्स के ज़रिए, बिहेवियर्स के ज़रिए आप इनको यूज़ कर सकेंगे। समझ आ रही है बात की? ठीक हो गया जी। तो उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया था। इनकैप्सुलेशन ये वही चीज़ है जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ कर आए हैं कि ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्या क्या होते हैं? रिलेशनशिप हमारे पास बड़ा ही अहम चीज़ है, ये बहुत अहम चीज़ है। असल में जो रिलेशनशिप हैं ये तीन किस्म के हैं। इसमें पहला है एग्रीगेशन, दूसरा है एसोसिएशन और तीसरा है कंपोजिशन। ये तीन किस्म के रिलेशनशिप अमंग द ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। ये तीनों किस्म के आपको क्लियरली पता होना चाहिए। ये देखें जी, ये उसने एग्रीगेशन के बारे में आपको बताया है और ये इसी पैरा के अंदर वो कंपोजिशन के बारे में भी बताएगा। ये आगे भी शायद आएंगे मेरा ख्याल है, जहाँ पर हम इनको डिफाइन करेंगे। तीन किस्म के रिलेशनशिप होते हैं। अगर मैं इनको गूगल करके दिखाऊं आपको तो आप देखें ज़रा, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स, क्लासेस रिलेशनशिप, क्योंकि ऑब्जेक्ट मॉडल को ये नहीं जानता होगा। क्लासेस रिलेशनशिप की बात करेंगे तो वो बताएगा जी आपको कि कितने किस्म के हमारे पास व्हाट इज क्लासेस रिलेशनशिप। क्लासेस कैन बी रिलेटेड एग्रीगेशन, जिसे आप हैज़ अ रिलेशन कहते हैं, और दूसरी इनहेरिटेंस है जिसे हम इज आ रिलेशनशिप कहते हैं, और तीसरा हमारे पास एसोसिएशन होता है। ये डिफरेंट लिटरेचर के अंदर डिफरेंट वे के अंदर लोगों ने बयान किया हुआ। किसी ने तीन तरीकों से बताया है, जैसे ये रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस है। अब इस आर्टिकल के अंदर उसने बताया जी या तो एग्रीगेशन होती है, ठीक है, और या आपके पास जो है वो इनहेरिटेंस होती है। दो किस्म का रिलेशन आपके पास होता है। बाकायदा इसकी सिंबल है, जो ये जो सिंबल बने हुए हैं, जैसे ये देखें जी, ये पॉइंट है और ये पिक्चर है, ये दो क्लासेस है। ठीक है। इनके दरमियान रिलेशनशिप एग्रीगेशन है। अच्छा, अब देखें नीचे जाके इनहेरिटेंस का जब से उसने डायग्राम बनाया होगा तो आप देख सकते हैं कि इसका सिंबल जो है वो डिफरेंट है। तो ये तीनों किस्म के जो रिलेशनशिप हैं, ये इनकी आपने थ्योरी पढ़नी है, इनके आपने सिंबल्स जो हैं वो भी आपने ध्यान में रखना है। अगर आप विकिपीडिया पे क्लास डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये मिलेंगे। अगर आप ट्यूटोरियल पॉइंट पे, आप इसकी बुक में भी यकीनी तौर पे आगे जाके हमारे पास आएंगे कि रिलेशनशिप, ये देखें जी, पहला रिलेशनशिप एसोसिएशन टाइप का है। इसका सिंबल क्या है? सिंपल लाइन। मैं चाह रहा था कि इस तरह की कोई चीज़ हमें नज़र आ जाए ताकि हम आसानी से देख सकें, नोट्स में थोड़ा हमें मुश्किल होगा। और देखें जी, उसके बाद मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? मल्टीप्लिसिटी है कि कौन सा रिलेशन किस के साथ
कितने, वन टू वन, वन टू मैनी या मैनी टू मैनी, किस लिहाज से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, वन टू मैनी है या मैनी टू मैनी है, इस चीज को डिफाइन करना क्लासेस के दरमियान, ये मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। उसके बाद डायरेक्ट एसोसिएशन होती है, एसोसिएशन की ही आगे टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन है। फिर हमारे पास एग्रीगेशन का दूसरा रिलेशनशिप है, एग्रीगेशन का सिंबल देख लें जी, बैंक है और अकाउंट है। इसका मतलब क्या है कि बैंक हैज अ अकाउंट, यानी जब इस तरह का रिलेशनशिप होगा तो ये हमारे पास एग्रीगेशन कहलाएगा। अब इसका सिंबल है, ये ओपन डायमंड होता है इस साइड पे। उसके बाद है कंपोजिशन, कंपोजिशन में ये डायमंड फिल्ड है, ठीक है। और उसके बाद जनरल इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस को इज आर रिलेशनशिप कहते हैं। और इसका सिंबल देखें क्या है कि अकाउंट्स है, अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट जो है ये भी अकाउंट की क्लास से इनहेरिट किया है, करंट अकाउंट जो है ये भी अकाउंट से। तो हम कह सकते हैं कि सेविंग अकाउंट इज अ अकाउंट, करंट अकाउंट इज अ अकाउंट। तो ये इनकी बेस क्लास बन जाएगी और ये इनकी जो है वो चाइल्ड क्लासेस बन जाएंगी। ये टोटल हमारे पास जो है ना वो रिलेशनशिप इसके अंदर आ गई। समझ आ गई है जी बात की? ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा आज का